हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये हमारा दूसरा लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ कोर्सेज में इन्हें बिजनेस स्टडीज के नाम से भी ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था, हमारा जो पहला लेक्चर था, उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ये जो तीन टॉपिक है ये हमने लास्ट के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वैसे डिस्कस तो बाकी टॉपिक भी करने थे, लेकिन लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था। इवन जो लास्ट लेक्चर था वो मेरे चैनल का कह लीजिए सबसे लेंदी लेक्चर हो गया था, 45 मिनट का ऑलरेडी हो गया था। एक्चुअली ये थ्योरी पेपर है ना, तो डिस्कस करते करते एग्जाम्पल देते देते पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने तीन ही टॉपिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब ये जो बचे हुए टॉपिक है ना, ये हम आज के लेक्चर में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये साइंस है कि आर्ट्स है कि दोनों है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पांच, वैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो तीन लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पांच फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस कोऑर्डिनेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम समझेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक, अब जो बचे हुए टॉपिक हैं वो मैं कोशिश करूंगी कि हम आज के लेक्चर में कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, तो वैसे तो ये जो टर्म मैनेजमेंट है ये मैं डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट चलिए एक बार शॉर्ट में बस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इसमें हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप या सीरीज ऑफ स्टेप या सीरीज ऑफ फंक्शन फॉलो करते हैं ताकि जो भी टास्क है उसको परफॉर्म कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, और जो गोल अचीव करना ही काफी नहीं है, उस गोल को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिव मैनर में अचीव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कह लीजिए मेन एलिमेंट है मैनेजमेंट के। पहला क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी इट इज अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। ये एक सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन है। इसमें पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। ठीक है, तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप है जो फॉलो किया जाता है, तो इट्स अ प्रोसेस। दूसरा क्या है? मैनेजमेंट में इट शुड बी इफेक्टिव, वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी सही टास्क तो परफॉर्म हुई, बट इट शुड बी ऑन टाइम, जो गोल है सही समय पे भी अचीव होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करनी है, एग्जाम के पहले आपका पूरी प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए विद रिवीजन। तभी हम कहेंगे कि आपका मैनेजमेंट सही था, आपने अपनी पढ़ाई की जो मैनेजमेंट किया, पूरी प्लानिंग की, वो अच्छी थी। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है, वो भी टाइम पे अचीव हो, जितना भी टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है? इफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कम से कम इनपुट पे, कम से कम कॉस्ट में, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मिनिमम कॉस्ट, इनपुट कम से कम हो, ठीक है, यानी खर्चा कम से कम हो। ठीक है, और आउटपुट ज्यादा है ज्यादा हो, बेनिफिट ज्यादा है ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है ज्यादा हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं इफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट का क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो फॉलो किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर सके। गोल को अचीव करना ही काफी नहीं है, इट शुड बी इन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनर, इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनर में अचीव होना चाहिए। तो ये मैंने आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? वैसे अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देख लिया है, ठीक है, तो अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट समझने में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैनेजमेंट बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमने मैनेजमेंट के पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंस भी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आप इंपॉर्टेंस भी आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की ये है कि इट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल, यानी जो भी ग्रुप, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग है, यानी जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्क फोर्स है, उसको प्लस जो नॉन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, यानी जो भी मशीनरीज हैं या दूसरे जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल, इनको क्लब किया जाता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सिस्टमैटिक मैनर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, देखिए अकेले केवल मशीनरी भी नहीं काम कर सकती, और ह्यूमन बीइंग को भी
मशीनरी की हेल्प चाहिए होती है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इन दोनों को ऑर्गेनाइज किया जाता है इस तरीके से ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की क्या है कि इट हेल्प इन अचीविंग द ग्रुप गोल। दूसरी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की ये है कि इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो हम तो ये डिस्कस कर चुके हैं मैनेजमेंट की डिफिनीशन में ही कि अच्छा मैनेजमेंट तभी होता है जब क्या हो, आउटपुट ज्यादा ज्यादा हो और इनपुट कम से कम हो। यानी जो खर्चा है, जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो, और जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, जो बेनिफिट है वो क्या हो, ज्यादा ज्यादा हो। तभी हम कहते हैं अच्छा मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, क्योंकि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, और ये सारी चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और ये जो सारे टर्म अभी मैंने कहा है ना, पांचों टर्म, ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगी, एक एक टर्म बहुत डिटेल में, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की क्या है कि इट क्रिएट द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प करता है एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग। ठीक है, डायनेमिक का अपोजिट क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, जो एक जैसा बना रहे। ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये सपोज करिए आपकी फर्म है, मेरी राइटिंग बहुत खराब बन रही है, ये सपोज करिए आपकी फर्म है, नहीं ये नहीं, ऐसे बनाती हूँ, सपोज करिए ये आपकी फर्म है, ठीक है, आपकी फैक्ट्री है, और ये बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहता है, कस्टमर का टेस्ट चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है, बाहर की चीजें, फैक्टर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कोरोना आ गया तो आपने देखा था पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट ही मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया था। अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं तो एजुकेशन का जो मोड है वो कंप्लीटली चेंज हो गया था। हम ऑफलाइन मोड से कंप्लीटली किस में आ गए थे, ऑनलाइन मोड में आ गए थे। ठीक है, और अभी भी उसका इम्पैक्ट है, हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग अच्छी थी, ऑर्गेनाइज की गई चीजें, स्टाफिंग की गई। स्टाफिंग मतलब अगर किसी टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत थी तो वैसे एम्प्लॉय हायर किए गए जिन्होंने सारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी, डायरेक्टिंग किया गया, एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया गया। ठीक है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, और फाइनली कंट्रोलिंग की गई। तो ये डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, यानी डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को ढाल ले विद द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब चेंजिंग, यानी बाहर का बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल तभी पाते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है इन क्रिएटिंग द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोना टाइम में आपने देखा, बहुत सारी केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं, बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपने मैक्सिमम जो टास्क थे वो ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर लिए। ठीक है, तो उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि उनके यहाँ अच्छी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज होती थी, इसीलिए वो बहुत आसानी से ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो गए, और इससे उनका लॉस नहीं हुआ। और जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चेंज हुई, ठीक है, वो कोरोना टाइम में उनको हेवी लॉस देखना पड़ा। ठीक, अगला जो चौथी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट है, बहुत ज्यादा मैंने घोष दिया, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ये जो मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल गोल को अचीव करने में भी हेल्प करता है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये लोगों से ही तो मिलके बनती है, ह्यूमन रिसोर्स से मिलके बनती है। बल्कि ह्यूमन रिसोर्स आर द मेन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एसेट होता है ना, ये इसके लोग ही होते हैं, एम्प्लॉयज ही होते हैं, क्योंकि यही अल्टीमेटली मशीनों से काम करा रहे होते हैं। मशीन खुद से तो काम करती नहीं है, अल्टीमेटली एम्प्लॉयज ही प्लानिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, मशीन तो केवल प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर द मेन एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, एक है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ठीक है, और एक है इस एम्प्लॉय का गोल। हर एम्प्लॉय का डिफरेंट गोल होता है। कुछ एम्प्लॉय को फाइनेंशियल नीड है, ठीक है, फाइनेंशियल नीड के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। एक शायद दूसरे एम्प्लॉय जो है वो फ्रेशर है, उसे एक्सपीरियंस चाहिए था इसलिए उसने ज्वाइन किया है। शायद ये जो तीसरा एम्प्लॉय है ये किसी और रीजन से ज्वाइन किया हो। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय का अपना कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये जो मैनेजमेंट है ये हेल्प करता है एम्प्लॉय का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है इसको भी अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि मैनेजमेंट का ही पार्ट है ये, जो ट्रेनिंग दिया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, ये सब जो है मैनेजमेंट का ही पार्ट है।
ठीक है, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। चौथी इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की क्या है कि इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये जो अच्छा मैनेजमेंट होता है ये सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ये हमने पिछले जब हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था वहां पे भी हमने पढ़ा था कैसे, क्योंकि देखिए एक अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, मैनेजमेंट में यही तो होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही तो होता है मैनेजमेंट में। स्टाफिंग में मतलब क्या है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट समय पे अपॉइंट करो। ठीक है, तो ये क्या है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो इट क्रिएट्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। प्लस मैनेजमेंट अच्छा है तो फिर वो लॉफुल मैनर में काम करेगा, ऐसा काम करेगा जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी लाएगा जिससे केवल ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं सोसाइटी का भी मतलब फायदा हो। तो बेसिकली मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये है 5 इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो मैनेजमेंट, देयर इज अ कंट्रोवर्सी, एक्चुअली एक कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट इज साइंस, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट इज आर्ट्स। ठीक, तो जरा चलिए समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट साइंस है कि आर्ट्स है या क्या पता दोनों हो। ठीक है, पर चलिए हम प्रॉपर तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि साइंस क्या होता है। ठीक है, फिर ये देखते हैं कि आर्ट्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट के जो फीचर्स हैं वो क्या साइंस से मैच कर रहे हैं कि आर्ट्स से मैच कर रहे हैं या दोनों से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि ये जो साइंस है, मेरी पेन कहाँ गई, हाँ, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज साइंस, ये साइंस क्या है। ठीक है, तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। हम ये कई बार पढ़ चुके हैं, साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और ये नॉलेज या जो थ्योरीज बनी है वो किस बेसिस पे बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बेसिस पे थ्योरीज लाई, लॉ लाए, रूल लाए। ठीक है, तो वही क्या है, साइंस है। ठीक है, और अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट में भी थ्योरीज हैं। ठीक है, एक प्रॉपर मतलब नॉलेज है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आगे चल के आप लोग बहुत सारे मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की टेक्निक्स पढ़ेंगे। जैसे अभी जो सेकंड यूनिट है उसमें मैं आपको फ्यूल के 14 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी। जो एस डब्ल्यू टेलर हैं, उन्होंने साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दी है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी एकदम साइंस की तरह यहाँ पे भी देयर इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक, तो ये फीचर तो एकदम मैच कर रहा है। और ये जो मैनेजमेंट में आगे चल के मैं आपको कुछ वो बताऊंगी, जैसे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है उसमें देयर इज सम टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल हैं, फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल हैं। तो वो सब प्रिंसिपल जो फ्यूल ने बनाए, जो एस डब्ल्यू टेलर ने बनाए, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। ठीक है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे उन्होंने वो थ्योरीज दी हुई हैं। ठीक है, तो यानी ये फीचर भी एकदम मैच कर रहा है, जैसा साइंस में होता है वैसा मैनेजमेंट में भी है। ठीक है, तीसरा फीचर साइंस का क्या है कि साइंस इज यूनिवर्सली वैलिड। साइंस इज यूनिवर्सली वैलिड, इसका मतलब क्या है कि साइंस के जो लॉ हैं, साइंस के लॉ जैसे ग्रेविटी का लॉ हुआ और भी बहुत सारे लॉ है ना साइंस के, तो साइंस के जो लॉ हैं दैट इज अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एंड ऑल टाइम। यूनिवर्सली वैलिड है यानी हर जगह वैलिड है और हर कंडीशन में। ठीक है, और हर समय वो एप्लीकेबल है। जैसे ग्रेविटी का लॉ तो हर समय चलता है ना, ऐसा तो नहीं होता रात को ग्रेविटी का लॉ वर्क नहीं करता, दिन में वर्क करता है, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, या इंडिया में वर्क करता है बाहर वर्क नहीं करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, इट्स यूनिवर्सली वैलिड। तो साइंस के जो लॉज है ना दे आर यूनिवर्सली वैलिड। बट यहाँ पर जो है ना मैनेजमेंट में थोड़ा सा मतलब वेरिएशन है। मैनेजमेंट के जो थ्योरीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो लॉज है ना, दे आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड, वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। जो मैनेजमेंट के जो लॉज हैं, जो थ्योरीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निक है ना, उनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। इंडिया का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, यूएस का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, चाइना का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ के लोगों का टेस्ट अलग है, कल्चर अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिसेस है ना, बिजनेस प्रैक्टिसेस, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए जो मैनेजमेंट के जो लॉज है ना दे आर नॉट यूनिवर्सली वैलिड। इसीलिए जो मैनेजमेंट है ना, इसके दो फीचर तो मैनेज हो रहे मतलब मैच हो रहे हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्लस ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है इसकी भी प्रिंसिपल। लेकिन ये यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। ये जो फीचर है ये पार्शली मतलब क्या लीजिए मैच कर रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है ना, दिस इज कॉल्ड एज, मतलब इन एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। ये जो मैनेजमेंट है ना, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये है इन एग्जैक्ट साइंस, या कह लीजिए इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि सोशल साइंस है। ये जो मैनेजमेंट है ना, रुक जाइए थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ। ये जो मैनेजमेंट है ना, इसको हम कहते हैं, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, दिस इज इन एग्जैक्ट साइंस, ये इन एग्जैक्ट साइंस है, या कह लीजिए इट्स अ सोशल साइंस। जो मैनेजमेंट है ये सोशल साइंस है। ये एकदम, जैसे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है ना, ये वैसी साइंस नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट दैट साइंस, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट साइंस नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह। ये इन एग्जैक्ट साइंस है, प्लस ये सोशल साइंस है, या इसको सॉफ्ट साइंस भी कहते हैं। ठीक है। तो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट क्या है, साइंस तो है लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक। अब जरा देख लेते हैं आर्ट्स, मैनेजमेंट क्या आर्ट्स है। तो सबसे पहले समझते हैं ये आर्ट्स क्या होता है। तो आर्ट्स का तो हिंदी में मतलब हम जानते हैं, आर्ट्स मतलब क्या है, कला। ठीक है। आर्ट्स मतलब क्या है, कला, क्रिएटिविटी। ठीक है, यानी कह लीजिए स्किलफुल या पर्सनल एप्लीकेशन टू सिस्टमैटिक नॉलेज, यानी एक सिस्टमैटिक नॉलेज है उस पे जब अपना पर्सनल, कह लीजिए एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन करें, यानी अपना अपनी क्रिएटिविटी जब उसमें यूज करते हैं ना, अपनी क्रिएटिविटी अपनी स्किल किसी सिस्टमैटिक नॉलेज में यूज करते हैं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आए ना, उसको कहते हैं आर्ट्स। यही आर्ट्स है ना। देखिए एक सिस्टमैटिक या पहले से एक एग्जिस्ट कर रही है थ्योरेटिकल नॉलेज, और उसमें जब एक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट अब चाहे वो डांसर भी हो सकता है, पेंटर भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, ये सभी क्या है, ये सब आर्टिस्ट हैं। ये सब आर्ट्स यानी कला के है ना। तो there is already some existing theoretical knowledge। अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। बट ये जो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आर्ट के जो प्रैक्टिशनर हैं, ये जो डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, चाहे वो एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो, राइटर हो, ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये अपना पर्सनलाइज, उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं। ठीक है, उसमें अपना पर्सनलाइज एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि उनकी क्रिएटिविटी क्या है और निखर करके आए। तो ये होता है आर्ट्स में। तो मैनेजमेंट में भी तो यही होता है। मैनेजमेंट में भी देयर इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम थ्योरीज, नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पहले से कुछ थ्योरीज, फ्यूल के प्रिंसिपल, ब्यूरोक्रेसी के प्रिंसिपल, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, पहले से बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे आर्ट्स में होती है। तो ये फीचर तो एकदम मैच कर रहा है। प्लस दूसरा फीचर क्या है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो जैसे कोई एक डांसर या कोई एक एक्टर या कोई एक म्यूजिशियन उस थ्योरेटिकल नॉलेज में अपनी पर्सनलाइज एप्लीकेशन करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए दो डांसर हैं, ठीक है। तो ये डांसर तो, डांस की जो थ्योरेटिकल नॉलेज है ये तो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन ये जो दो डांसर हैं, ये जो डांस कर रहे हैं, ये अपनी पर्सनलाइज जो भी इनकी क्रिएटिविटी है, जो बेसिक डांस है उसमें अपनी क्रिएटिविटी और ऐड करते हैं। दो डांसर एकदम सेम एग्जैक्ट डांस थोड़ी करते हैं, इनकी अपनी जो कह लीजिए पर्सनलाइज एप्लीकेशन, अपनी क्रिएटिविटी वो उसमें ऐड करते हैं, अपनी स्किल उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। तो वही है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी तो होता है। हर मैनेजर अपनी जो कह लीजिए स्किल है, वो उस मैनेजमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल वो मैनेजर भी अप्लाई करता है। तो मैनेजमेंट में भी एकदम आर्ट्स की तरह होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर है वो बार बार उन जो भी रूल, जो भी थ्योरीज हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उनको बार बार फॉलो करता है ताकि मैनेजमेंट में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके, अपनी मैनेजरियल स्किल, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ठीक है। तो यानी यहाँ पे तो तीनों फीचर मैच हो रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मैनेजमेंट इज आर्ट्स, तो आर्ट्स के जो तीनों फीचर होते हैं वो मैनेजमेंट के तीनों फीचर से तो मैच हो रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों फीचर जो आर्ट्स के होते हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए इवन एक डिफिनीशन, मैनेजमेंट की एक डिफिनीशन है वो दी गई है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, आर्ट मतलब कला। मैनेजमेंट एक कला है दूसरों से काम कराने की। मैनेजर एक्चुअली में कर क्या रहा होता है, मैनेजर दूसरों से, जो उसके नीचे के जो एम्प्लॉयज हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, उनसे काम करा रहा होता है। तो इसीलिए डिफिनीशन बहुत पॉपुलर डिफिनीशन है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने की जो कला है, दैट इज मैनेजमेंट।
तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, बताइए, साइंस है कि आर्ट्स है? तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ। मैनेजमेंट में दोनों के फीचर हैं। मैनेजमेंट हैज एलिमेंट्स ऑफ बोथ, साइंस एंड आर्ट्स दोनों के फीचर हैं। तो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। मैनेजमेंट क्या है? दोनों है, साइंस भी है, आर्ट्स भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप मेरे चैनल पे जाके प्ले चेक करिएगा। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा चुकी हूँ कि नहीं, क्योंकि मोर देन 330 प्लस लेक्चर मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। तो सही में ये बहुत मुश्किल है कि एक एक वीडियो जाके चेक करना कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया है, कौन सा नहीं पढ़ाया है। तो इसीलिए मैं आपको ये यहाँ पे बता दे रही हूँ कि ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक। तो मेरा ये कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, ये मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। ठीक है, इनका फायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल क्या होता है? ठीक है, तो जो मैनेजमेंट जो पोजीशंस होती हैं उनकी जो हायरार्की होती है ना, हायरार्की, ये जो लेवल्स हैं, ठीक है, तो जो इनकी हायरार्की होती है ना, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक, ये जो हायरार्की है इसी को कहा जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टॉप टू बॉटम जो हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन है, मैनेजमेंट की जो पोजीशन है, इनकी जो हायरार्की है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, जो हायरार्की है ना, इसी को कहा जाता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, अब इसमें 3 लेवल्स होते हैं, 3 ही लेवल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? टॉप लेवल, जिसको टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा क्या होता है? ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। और अगर हम बात करें, ये जो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इनकी अथॉरिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है। ठीक है, तो वही इनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। तो चलिए हम एक एक करके ये तीनों ही लेवल देखते हैं कि इस लेवल में कौन से मैनेजर्स और कौन से मतलब कौन से एग्जीक्यूटिव, कौन से मैनेजर, कौन से पर्सन इसमें आते हैं, प्लस इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, ठीक है, जनरल मैनेजर हुए, तो ये सब इस लेवल पे आते हैं टॉप मैनेजमेंट में। ठीक है, और ये जो टॉप मैनेजमेंट है ना, यही इन्हीं का काम होता है स्ट्रेटजीज बनाना। अगर हम फंक्शन की बात करें कि टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है इन्हीं का काम होता है जो भी स्ट्रेटजीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो बनाना, प्लानिंग करना, गोल सेट करना। ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा? देखिए, एग्जीक्यूशन का काम तो नीचे वालों का है, ठीक है, एग्जीक्यूट कराने का काम नीचे वालों का है, लेकिन गोल है क्या? तो ये सब काम जो है ना, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है गोल, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, ठीक है, बाहर का जो बिजनेस एनवायरनमेंट जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको एनालाइज करना, ये सब काम होता है टॉप मैनेजमेंट का। ठीक है, तो दिस इज टॉप मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना, दिस इज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, इनके बीच में ये लिंक की तरह काम करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली कौन आते हैं? इसमें डिविजनल हेड्स आते हैं, डिविजनल हेड्स, ऑपरेशनल मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ये इसमें आते हैं। ठीक है, डिविजनल हेड यानी हर डिवीजन, हर डिपार्टमेंट के हेड्स, जैसे परचेज मैनेजर हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर हुआ, फाइनेंस मैनेजर हुआ, मार्केटिंग मैनेजर हुआ, पर्सनल मैनेजर हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हुए, वो इस लेवल पे आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक, और ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो इनका काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज। देखिए, टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसी बना दी, टॉप मैनेजमेंट जो है उसने पॉलिसी बना दी, बट इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है, और उस पॉलिसी को इंटरप्रेट करना, समझना उस पॉलिसी को, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, ये काम क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है कि जो भी पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट ने बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, उनको समझना, और देखना कि हमारे डिपार्टमेंट में क्या उतने जो एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं कि नहीं,
जो हर डिपार्टमेंट में उतने ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उनको ड्यूटी असाइन करना, उनको टास्क जो भी पॉलिसी प्लानिंग की है टॉप मैनेजमेंट ने उसके अकॉर्डिंग उनको ड्यूटी असाइन करना, ठीक है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है, उनको मोटिवेटेड रखना, ये सब काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ठीक है। तो दिस इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फिर तीसरे लेवल पे कौन आता है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तीसरे लेवल पे कौन है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ये लोएस्ट लेवल होता है अगर हम मैनेजमेंट की हायरार्की की बात करें, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें लोएस्ट लेवल पे कौन आता है, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इनका काम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें तो वो लिमिटेड होती है एज कंपेयर टू देयर टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल के कंपेयर में इनकी अथॉरिटी और क्या लीजिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है इनके कंपेयर में, ठीक है। इसमें आता कौन कौन है, इसमें आते हैं सुपरवाइजर्स, आते हैं फोरमैन, आते हैं सुपरिटेंडेंट, आते हैं सेक्शन ऑफिसर, आते हैं, ठीक है। एंड ये वो लोग होते हैं, ये ऑपरेशनल लेवल वाले, ये वो लोग होते हैं विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्क फोर्स। इनके नीचे काम करता है वर्क फोर्स, जो लेबर होते हैं इनके नीचे काम कर रहे होते हैं, तो यही वो लोग होते हैं ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जो वर्क फोर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द ऑपरेटिंग एम्प्लॉय, जो ऑपरेटिंग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, जो वर्क फोर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में यही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करूं कि इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है टू ओवरसी द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है, जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके काम को देखना, ठीक है, उनसे इंटरेक्ट करते रहना, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं सॉल्व हो रही है तो वो ऊपर भेजना। बट पहले ये लोग, ये जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है, ये कोशिश करता है कि उनके जो भी ग्रीवियंसेस हैं उनको सॉल्व करे, ठीक है, और थोड़ा सा इनके काम को सुपरवाइज करते रहना, क्वालिटी ऑफ आउटपुट अच्छा हो, वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। तो ये सब जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, ठीक है, डिसिप्लिन, वर्कर का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे, वर्कर लॉयल रहे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो ये सारी चीजें देखना इस ये जो तीसरा लेवल है ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक। तो ये 3 लेवल होते हैं इन हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। मैनेजमेंट की पोजीशन की अगर हायरार्की की बात करें तो ये 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, जिसको ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आपको ये इसमें याद रखना है कि इनमें कौन कौन आते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, ये सब इसमें आते हैं। मिडिल लेवल में कौन आते हैं, हर डिपार्टमेंट के हेड, मार्केटिंग का हेड, फाइनेंस का हेड, परचेज का हेड, प्रोडक्शन का हेड, वो इसमें आता है। ऑपरेशनल लेवल में क्या आते हैं, ऑपरेशनल लेवल में सुपरिटेंडेंट, फोरमैन आते हैं, जो एक्चुअली में वर्कर से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वर्कर के से काम करवाते हैं, ये वो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पर मैं सोच रही हूँ ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये मैं अब अगले लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर भी काफी लेंथी हो गया और इसमें हमें ये जो पांचों फंक्शन है ना ये बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। प्लस कोऑर्डिनेशन भी हमें पढ़ना है, तो वो अब मैं अगले लेक्चर में कराती हूँ, ठीक है, इसका पार्ट 3। तो ये पूरा चैप्टर 1 3 लेक्चर्स में फिनिश होगा। दिस वाज द सेकंड लेक्चर। और एक सजेशन है कि आप भी सीक्वेंस में चलिए, जैसे जैसे मैं अपलोड कर रही हूँ आप भी सीक्वेंस में चलिए, और मैं थंबनेल में नंबर भी डालती हूँ, कौन सा लेक्चर नंबर है, तो कोशिश करिए कि आप भी साथ में सीक्वेंस में ही पढ़िए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में अब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगी प्लस कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी, ठीक। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।